वक्रतुंड, लंबोदर, ऐसे अनेक प्रधानमंत्री पहुंचे जम्मू कश्मीर। बाढ़ से प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से अब तक 160 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में कुदरत का सैलाब, बाढ़ से हुई तबाही पर पीएमओ ने दी 1000 करोड़ की सहायता। जम्मू कश्मीर को मिली आर्थिक सहायता। अमित शाह का नया बयान, कहा सांप्रदायिक तनाव रहा तो यूपी में बनेगी बीजेपी की सरकार। टूट सकती है महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार। कांग्रेस एनसीपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ा। एनसीपी अकेले लड़ सकती है चुनाव। और हिमाचल पहुंचे अंडरवर्ल्ड के तार। डीके राव के मर्डर के लिए हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। लेमन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने एक पत्रकार परिषद में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। मोदी सरकार के खिलाफ तीखे बोल बोलते हुए काफी मुद्दों पर उन्होंने बात की। वहीं कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी सीएम ने अपना बयान दिया। जाहिर है पिछले कई दिनों से ये आशंका जताई जा रही है कि आघाड़ी खतरे में है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इनका अगर गठबंधन नहीं हुआ तो एनसीपी अपने बलबूते चुनाव लड़ने का मादा रखती है और उसने अपना मूड भी बना लिया है। तो कहीं ना कहीं से दोनों जो गठबंधन के पक्ष हैं उनके सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर 144 सीटों के बंटवारों को लेकर अलग अलग घमासान देखने को मिल रहा है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, हर कोई चाहता है कि वो अपने बलबूते इस चुनाव में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करे। लेकिन अब तक क्लियर नहीं हो पाया है कि वाकई गठबंधन की जो स्थिति है उसमें किस तरह की तस्वीर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। और यही कारण है कि अपना पूरा पक्ष महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने पत्रकार परिषद में रखने की कोशिश की है। तो जाहिर है पत्रकार परिषद में पृथ्वीराज चौहान जी ने अपने मन की बात रखी है। और इस मसले पे और भी ताज़ा जानकारी के लिए चलते हमारी संवाददाता पूनम यादव के पास, जो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रही हैं। पूनम, अभी जिस तरह से गठबंधन को लेकर असमंजस की स्थिति है, ऐसे में सीएम साहब पत्रकार परिषद करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं और अपने दिल की बात कहते हैं। क्या माजरा है, पूरा मसला क्या है, ये बताइए। देखिए आशुतोष, इससे साफ जाहिर होता है कि जो सीएम है पृथ्वीराज चौहान जी, उन्होंने सीधा निशाना मोदी सरकार के ऊपर साधा है कि 100 दिन में मोदी सरकार ने कोई काम नहीं, 100 दिन में मोदी सरकार ने कोई जितने वादे किए थे, पता नहीं न जाने कितने वादे किए थे, एक भी वादे पर खरी नहीं उतरी है, कोई अपना वादा नहीं निभाया है। बल्कि मोदी सरकार ने जो कहा उसका ठीक विपरीत किया, अपने किसी वादों पर खरा नहीं उतरी। और बात अगर गठबंधन की जाए तो इस तरह पृथ्वीराज चौहान ने पूरे मामले को कहीं ना कहीं पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है, लेकिन उनकी बातों से लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो एनसीपी है वो अपना अलग चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी। लेकिन उन्होंने किसी भी बात को पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है और उनका जो मेन निशाना कहीं ना कहीं घूम फिर के मोदी ही बन रहे थे। उनके अनुसार कि मोदी ने बहुत बड़े बड़े भाषण दिए थे, चाहे वो महंगाई के मुद्दे को लेकर रहा हो, चाहे वो बाहर देश से काले धन के लाने की बात रही हो, या फिर और भी जो भी समस्याएं हैं, गंगा नदी में जिस तरह से प्रदूषित हो रही है, न जाने कितनी मोदी सरकार ने यहाँ पे आने से पहले, सरकार में आने से पहले इन सब चीजों पे ध्यान दिया था। लेकिन मोदी सरकार ने कुछ नहीं कर पाई इन 100 दिनों में, तो वो आगे चलकर क्या करेगी। और रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस पिछले 60 सालों से अपना काम बखूबी करती आ रही है और इस बार का जो विधानसभा चुनाव, मतलब कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है। वहाँ
महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के कि वहाँ उनकी जो सरकार है उनकी ही बनने वाली है। दूसरी तरफ एनसीपी की अगर हम बात करें तो एनसीपी ने इच्छा जताई है कि आने वाले दिनों में अगर गठबंधन नहीं होता है तो वो सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए। आपको इस मसले पर क्या महसूस हुआ कि पीएम वाकई इस बारे में कुछ सोच रहे हैं या फिर उन्होंने चुप्पी साध रखी है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो एनसीपी पार्टी है उनका वो कहीं ना कहीं वो भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, उनको अपने ऊपर भरोसा है कि वो अपने बलबूते पर चुनाव जो विधानसभा चुनाव है 288 सीटों का वो लड़ सकते हैं। और ये कांग्रेस अपने जित पर अड़ी हुई है और एनसीपी अपने जित पर अड़ी हुई है, क्योंकि जो 144 जो सीटों की बात चल रही है तो वो दोनों पार्टियां अपनी जित पर अड़ी हुई है, कोई झुकने को तैयार नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ें। जी, इस तमाम जानकारी के लिए पूनम यादव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं से गठबंधन की जो स्थिति है वो अभी भी असमंजस की स्थिति से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो सस्पेंस बना हुआ है उस पर जिस तरह से खुलासा होना चाहिए था सीएम पृथ्वीराज चौहान की तरफ से, उसमें लगातार कमी देखने को मिल रही है। हालांकि उन्होंने मोदी सरकार पर विरोध का ठीकरा फोड़ डाला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गठबंधन की स्थिति क्या होगी आने वाले दिनों में। अब बात प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, जहां पर उन्होंने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। पीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन पर एनडीआरएफ सेना और वायुसेना के अधिकारियों के साथ बैठक की। पीएम के साथ राज्य के उप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में बाढ़ के चलते कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ से अब तक 160 लोगों के मारे जाने की आशंका है। इसी के चलते पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वहीं सूबे के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ में हुई जनहानि और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी दी। पीएम द्वारा जम्मू कश्मीर सरकार के लिए 1000 करोड़ की सहायता का भी ऐलान किया गया है। जहां जम्मू में हालात आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने जा रहे हैं, वहां कश्मीर में हालात और ज़्यादा बिगड़ गई है। खासकर श्रीनगर के कुछ इलाके जो हैं, दरिया जो है वो बंड के ऊपर से चढ़ के अब निचले इलाकों में श्रीनगर के शिवपुरा, सोनवार, बदामी बाग, राजबाग, इन इलाकों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने अब तक जनता से मुखातिब होते हुए कई माध्यमों से देखा होगा, चाहे वो सीधे संवाद हो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों से बात करना। जी हाँ, प्रधानमंत्री के जनता से मुखातिब होने के हुनर का हर कोई यहाँ कायल है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से मुखातिब होने के लिए रेडियो को चुना है। प्रधानमंत्री मोदी अब रेडियो पर मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूं बोलते सुनाई देंगे। मोदी सीधे देश की जनता से जुड़ना चाहते हैं, लिहाजा आए दिन पीएम जनता से जुड़ने के लिए नए नए माध्यम तलाशते हैं। मुंबई हमले के आरोपी हाफिज सईद से पाकिस्तान में जाकर मुलाकात करने वाले पत्रकार वैदिक प्रताप एक बार फिर से विवादों में हैं। पेश है इस पूरे विवाद पर हमारी यह खास रिपोर्ट। राजनीतिक विश्लेषक वेद प्रताप वैदिक एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए थे वैदिक प्रताप। इस दौरान उन्होंने भारतीय संसद और सांसदों पर आपत्तिजनक बयान दिया है। जिसे मैंने सत्य समझा है उसके लिए मैं लड़ा हूँ, कभी डरा नहीं हूँ। किसी के सामने कोई समझौता मैंने नहीं किया है। जब मुझे किसी ने कहा कि संसद में 2 सांसदों ने मेरी गिरफ्तारी की मांग की, तो मैंने कहा है कि 2 नहीं, 100 भी नहीं, 543 सांसद भी अगर सर्वसम्मति से मेरी गिरफ्तारी का प्रस्ताव पारित करें और कहें कि डॉक्टर वैदिक को फांसी पर चढ़ाओ, तो मैं उस पूरी संसद पर थूकता हूं। मैं उनसे कहूं कि वे चूल्हे में जाएं, वे मूर्ख और बुद्धिहीन हैं। मैं उनकी बात को नहीं मानता। इससे पहले प्रताप ने पाकिस्तान जाकर हाफिज सईद से मुलाकात की थी, जिसके चलते वो विवादों में फंस गए थे। हाफिज सईद मुंबई हमले में आरोपी है। वैदिक ने साथ ही ये भी कहा कि सरकार अगर उन्हें जेल भेजना चाहे तो तिहाड़ जेल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी उनके साथ जेल में रखा जाए। बकौल प्रताप, मनमोहन सिंह ने देश के हजारों जवानों की हत्या के लिए जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ से मुलाकात की थी। गौरतलब है कि हाफिज सईद से वैदिक की मुलाकात से देश में काफी विवाद हुआ था और विपक्ष का कहना था कि सरकार की जानकारी के बगैर
ये मुलाकात नहीं हो सकती थी, जबकि सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। अब अपने नए बयान के बाद प्रताप फिर से विवादों के कटघरे में हैं। शिल्पा रोंघे, लेमन न्यूज, मुंबई। सुगना भूमि घोटाले में आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल कोर्ट से सेना के पूर्व कमांडर पीके रथ को क्लीन चिट मिल गई है। पीके रथ ने कहा है कि इस मामले पर उनका पक्ष सही साबित हुआ है। वहीं पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह ने इस मामले पर मांग की है कि सरकार को इस फैसले के खिलाफ अपील करनी चाहिए। जजमेंट के अंदर व्यक्तियों पर ज्यादा छींटाकशी की गई है, मुद्दों पे कम की गई है। शायद ऐसे फैसले पूरे जुडिशरी में कम ही दिखाई देते हैं और एक ऐसा मुद्दा जो कि बिल्कुल स्पष्ट था, जहां पर करप्शन को रोकने की कोशिश की गई थी, ऐसे फैसलों से शायद लोगों को करप्शन से भय। हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर शादी करने और फिर उन पर धर्म परिवर्तन यानी लव जिहाद के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का विरोध कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि लड़कियों को लव जिहाद का मतलब समझाना होगा और इससे बचने के लिए लड़कियों को जागरूक करना होगा। गौरतलब है कि आरएसएस ने लव जिहाद को आतंकी संगठनों की साजिश बताकर इसका भारी विरोध किया था। मुंबई में गणेशोत्सव को देखते हुए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक समस्या को देखते हुए खास व्यवस्था की है, जिसके तहत मुंबई के 5 अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इसके अलावा नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जगह जगह एम्बुलेंस और फर्स्ट एड की भी व्यवस्था की गई है। मुंबई में बाप्पा की विदाई को लेकर काफी भीड़ भाड़ रहती है, जिसके चलते ये इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस की सहायता के लिए कई एनजीओ के स्वयंसेवक भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। वहीं मुंबई पुलिस ने गणेशोत्सव के चलते मुंबई के नागरिकों से भी सहयोग देने की बात कही है। जो इमर्सन पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, वहाँ पे हमने ट्रैफिक का काफ़ी एलोब्रेट बंदोबस्त किया है। जैसे गिरगांव चौपाटी है, शिवाजी चौपाटी है, जुहू है, वर्सोवा बीच है, मारवे है और पवई तालाब है। वहाँ पे गाड़ियाँ कैसे आएंगी, कैसे जाएंगी, वहाँ पे पार्किंग का क्या अरेंजमेंट है, इन सारी चीज़ों की हमने पूरी तरह से रूपरेखा तैयार की है। इसके अलावा पूरे मुंबई शहर में 49 ऐसे रास्ते हैं जिनको हमने पूरी तरह से बंद कर दिया है। उसके अलावा 55 ऐसे रास्ते हैं जिनको हमने वन वे किया है, एक साइड से गाड़ियाँ जाएंगी। इसके अलावा 95 ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे हमने नो पार्किंग किया है और 13 ऐसे रास्ते हैं जिन पे हमने हेवी व्हीकल को पूरी तरह से बैन कर दिया है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जंक्शंस हैं, जो सेंसिटिव पॉइंट हैं, ऐसे 31 जगह पे हमने वाच टावर बनाए हैं। उस वाच टावर पे हमारे लोग रहेंगे, वॉकी टॉकी रहेगी, हमारा पीएस सिस्टम रहेगा और पूरे क्राउड को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 11,000 वॉलंटियर्स आएंगे, डिफरेंट एनजीओज़ के, डिफरेंट एनसीसी के आएंगे, एनएसएस के आएंगे, सिविल डिफेंस के आएंगे, तो उनकी हम मदद लेंगे। हमारे ऑलमोस्ट 3500 ट्रैफिक कर्मचारी और अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा होम गार्ड के लोग हैं। तो इस तरह से पूरे मुंबई शहर में विसर्जन पॉइंट, रूट, इसके अलावा जो सेंसिटिव जगह है ट्रैफिक के हिसाब से, कम्युनली हिसाब से, उस हिसाब से हमने पूरा। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्थी तक का सफर खत्म होने को है। ऐसे में अलग अलग मंडलों द्वारा गणेश जी को स्थापित किया गया है। वहां पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। बांद्रापुर के शास्त्री नगर में एक ऐसा ही मंडल है जहां गणेशोत्सव का यह 51वां साल है और वहां के विघ्नहर्ता को शास्त्री नगर का राजा कहा जाता है। हम खड़े इस समय बांद्रा पूर्व में, जहां एक इलाका है शास्त्री नगर और इस शास्त्री नगर में स्थित है ये पंडाल। मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं आप गणेश जी की यह प्रतिमा जो 51 साल पहले यहां स्थापित की गई थी, उसकी शुरुआत की गई थी और देखते ही देखते इस प्रतिमा का स्वरूप इतना भव्य हो चुका है कि आने वाले जो लोग हैं वो अभी भाव विभोर हो जाते हैं। यहाँ शास्त्री नगर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल द्वारा यह स्थापित किया गया गणेशोत्सव जो नवसाला पावणारा, विघ्न दूर करनारा, शास्त्री नगरचा राजा, इसके नाम से जाना जाता है। हमारे साथ यहाँ पर जो मंडल के प्रमुख हैं वो भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले अपने कैमरा पर्सन राजेंद्र पवार से गुजारिश करेंगे कि गणपति बाप्पा की इस प्रतिमा को अपने कैमरे में काफी करीब से कैद करने की कोशिश करें। हमने मुंबई के
तमाम इलाकों का जायजा लिया। वहां के स्थापित किए गए विघ्नहर्ता गणेश जी की जो प्रतिमा है वह अपने दर्शकों को हमने दिखाने की कोशिश करी है। उसी तरीके से इस बांद्रा पूर्व शास्त्री नगर सा राजा के नाम से जाने जाने वाले यह श्री गणेश, इनका यहाँ पर पूरे भक्ति भाव के साथ स्थापना किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर मंडल जो इसका इन्होंने बीज जो लगाया था, वह बीज जिस पौधा का इन्होंने रोपण किया था वह एक विशाल वृक्ष बन चुका है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं इतना वक्त जो लगा है इसके पीछे आखिर भूमिका किसकी रही। आपसे सबसे पहले आपका पूरा नाम जानना चाहेंगे। नामदेव परशुराम गडकरी। नामदेव जी, ये बताइए कितने साल पहले आपने यहाँ पे स्थापना की थी? 63 साल से 63 साल 1963। ये बताइए इस बार जो गणपति बाप्पा को आपने यहाँ पे स्थापित किया है, शुरुआती दौर में जब आपने स्थापित किया था तब इनका आकार कितना बड़ा था? यानी कम से कम 1-1.5 फुट होगा। छोटा गणपति ऑफिस में थे, छोटा पतरे का, उसके अंदर बिठाने। बात की जाए गणेशोत्सव की, शुरुआती दौर में जब आपने इसको स्थापित किया था उस समय का जो माहौल था और आज वर्तमान का जो माहौल है, कितना अंतर है? यानी उसमें बहुत से जमीन आसमान का फर्क हो गया कि 50 बरस में इतनी है, उधर तो झोपड़पट्टी है, न प्लॉटिंग था बरोबर, पानी का व्यवस्था नहीं थी, सब ने हमने करवाया। उसके करते करते अच्छा बने, लोग अच्छे जरा छोटा जरा सुधर के बनाने लगे। और अभी इस वक्त ऐसा है कि SRA लगा के अच्छे बिल्डिंग में भी, एक बिल्डिंग में 135 आदमी गए और दूसरे में अभी 4 महीने में हमारे 200 लोग जा रहे हैं नया बिल्डिंग में। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? रमेश मोरे। मोरे साहब, ये बताइए, हमने मुंबई के कई इलाकों का जायजा लिया। हम सिर्फ मकसद ये था कि जिस प्रकार से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी, क्या लगता है पहले और अब में कितना अंतर? पहिली जी परिस्थिती होती ती फार म्हणजे ह्याच्यामध्ये होती की माणसाला कोणत्या गोष्टीची समज नव्हती, पण ज्यावेळेस आम्ही 63 वर्षापूर्वी गणपतीची स्थापना केली आणि त्यावेळेस ही झोपडपट्टी होती, नंतर आम्ही सगळे एकत्र ह्या गणपतीच्या उत्सवानिमित्त एकत्र येऊन आमचे विचार विनिमय आणि चांगल्या पद्धतीत कशा पद्धतीत इथे या शास्त्रीनगरमध्ये आपण वसाहत निर्माण करायची ह्या धोरणाने आम्ही ही स्थापना करून आज आम्ही एवढं मोठं भव्य ह्याच्यामध्ये गेलो की आज आमचे SRA स्कीम होऊन आमचे 135 माणसं ह्या SRA स्कीममध्ये त्यांना रूम भेटलेत। बाकीचे 200-250 माणसं आहेत, या 2-4 महिन्यामध्ये त्यांनाही ते रूम भेटतील आणि ह्याचं सगळं श्रेय हे आमच्या गणपती बाप्पामुळे हे आलेलं आहे। म्हणून आम्ही ह्या गणपतीचं एवढं मनापासून आज 63 वर्ष होत आलेले आम्हाला ह्या स्थापनेला, तर एवढ्या मनापासून आणि एक संघ भावनेने आम्ही याची आराधना करत आहोत। जाहिर सी बात है कि जहां जहां गणेशोत्सव मनाया जाता है, पूरे भारतवर्ष की हम बात कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र का जो स्वरूप है कुछ हटके है। भाव विभोर कर देने वाले ये गणेश, जिन्होंने कई लोगों के विघ्न को हरा है, कई लोगों के दुखों को दूर किया है। हमारे साथ गोवा से आप आए हैं, आपका नाम जानना चाहते हैं? राजेश नामदेव गडकरी। खास करके हमारे ये जो गणपति बप्पा है उनकी हम सेवा करने के लिए खास गोवा से आते हैं। हमने देखा मुंबई से लोग कोकण की तरफ जाते हैं, मुंबई से लोग गांव की तरफ जाते हैं, गांव खेड़े की तरफ जाते हैं और वहां पर जो गणपति बाप्पा की जो स्थापना की जाती है उसके लिए वह अपने पूरे परिवार के साथ जाते हैं। आप तो गोवा से यहाँ पर आए हैं। क्योंकि हमारा जन्म इधर हुआ है, हमारा जन्म कार्य सिद्ध यही है, जिधर से हमारी पैदाइश है उधर से हम गणपति बाप्पा को पूजते हैं। कुल मिला के अब यह हिंदुओं का यह पर्व नहीं रह गया, सर्वधर्म समभाव की तर्ज पर गणेशोत्सव मनाया जाता है। कुछ आपसे जानना चाहेंगे गणेश जी के बारे में। मेरा नाम मनोज कुमार भगवान कदम है। मैं यहाँ कम से कम 40 बरस से रहता हूँ। गणपति का कम से कम तो 40-45 बरस से मैं खुद सेवा करता हूँ। मैं यहाँ का खजीनदार हूँ गणपति का। और हमारा गणपति ऐसा है, कोई गरीब का किसी का भी भला नहीं होता है, वो हमारा गणपति करता है। बिल्कुल, जब गणेशोत्सव की शुरुआत होती है तो शुरुआती दौर में बाजे गाजे ढोल ताशों के साथ जो लोग होते हैं वह नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। श्रद्धालुओं का एक हुजूम सड़कों पर उमड़ता आसानी से देखा जा सकता है। और खास करके जहां जहां का हमने जायजा लिया, यहाँ का जो भाव है कुछ हटके है। सेलिब्रिटियों ने अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई, राजनेताओं ने आपस के अंतर क्लेश को मिटाकर भक्ति भाव से यहाँ पर पहुंचे और अपनी उन्होंने भी उपस्थिति दर्ज कराई। देखने वाली बात यह होगी कि जो गणेशोत्सव है आने वाले दिनों में भारतवर्ष के साथ साथ जिस मुंबई में यह बड़े जोर शोर से मनाया जाता है, क्या आने वाले दिनों में भी
इस त्योहार, इस पर्व की गरिमा बरकरार रहेगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र पवार के साथ संजय मिश्रा, लमन न्यूज, मुंबई। मुंबई के लाल बाग के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। भगवान गणपति बप्पा के दर्शन पाने के लिए न सिर्फ आम लोग बल्कि राजनीतिक और ग्लैमर की दुनिया की हस्तियों ने भी यहां शिरकत की है, जिसमें महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटिल, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद अशोक चौहान अपने परिवार के साथ यहां पहुंचे। तो वहीं बॉलीवुड से अर्जुन रामपाल, राज बब्बर, रणधीर कपूर और महेश मांजरेकर जैसी हस्तियों ने यहां गणपति बप्पा के सामने मत्थे टेके। कल देश भर में गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आओ की गूंज होगी। कल गणेश विसर्जन जो है, इसी के चलते कोई अवांछित घटना ना हो, इसके लिए गुजरात में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए जाएंगे। कल 9 दिन के गणेशोत्सव का आखिरी दिन होगा। गणपति की विदाई में राज्य सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। राज्य के अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट समेत सभी जगहों पर कड़ी पुलिस सुरक्षा के साथ भगवान गणपति बप्पा को विसर्जित किया जाएगा। इससे कुछ दिनों पहले ही अलकायदा ने धमकी भरे वीडियो जारी किए थे। ऐसे में पुलिस ने पहले ही सभी बड़े शहरों में अलर्ट जारी कर दिया था। शायद भ्रष्टाचार को लेकर काफी सख्त हैं गोपाल शेट्टी, इसलिए इन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। मिलिट्री जमीन में हुई धांधली को लेकर वो काफी सख्त नजर आए हैं। तो वहीं कैंपा कोला विवाद को लेकर वो सड़कों पर उतरने तक को तैयार है। आइए देखते हैं भ्रष्टाचार के मामले पर क्या कहना है गोपाल शेट्टी का। नाही, संपूर्ण देशभरामध्ये जे मिलिटरीची जागा आहे, उदाहरणार्थ आमच्या कांदोली मालाड परिसरामध्ये सीओडी डेपो आहे। गेल्या 3 वर्षापासून काम चुकीचे 100% इलिगली थांबवण्याचं काम त्या लोकांनी केलंय। या शब्दात मला सांगायला लोक भिकेला लागलेत। जे रिटायर पर्सन्स आहेत, रिटायर लोक आहेत, त्यांना 15-20 हजार रुपये रिटायरमेंटचा पगार मिळतो, ते फक्त त्यांना भाडा देण्यामध्ये घालवावा लागतो। 3 वर्षापासून मिलिटरीच्या ऑफिसर्सनी काम बंद पाडलेलं आहे आणि मागची सरकार ते लेफ्ट स्टे करू उठवू शकले नाही। आता आमच्या सरकारला येऊनही 100 दिवस होऊन गेलेले आहेत। आम्ही पत्र दिलं, मंत्र्यांना भेटलो, लोकसभेमध्ये आम्ही आवाज उठवला। आता ह्याच्या पुढे हे जर मिलिटरीचे अधिकारी ऐकत नसतील तर ह्याचा पुढचाही जो काही पाऊल उचलावं लागत असेल ते उचलण्यासाठी मला लोकांनी निवडून दिलेलं आहे आणि तो मी काम करेन, अशा प्रकारचा भाषण मी इथे असं केलेलं आहे। मुंबई के खांडेश्वर में तब सनसनी फैल गई जब पुलिस ने एक आरोपी पर गोली चला दी। दरअसल आरोपी पुलिस पर निशाना साध रहा था। उसने फायरिंग कर गोली चलाने की कोशिश की, तब पुलिस ने उसे धर दबोचा। हालांकि पुलिस ने आरोपी के पैर की तरफ निशाना लगाते हुए गोली चलाई। आरोपी का नाम राजीव शुक्ला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त नवी मुंबई के खांडेश्वर स्टेशन के करीब हूं। मेरे साथ अभी पुलिस विभाग के आला अधिकारी डीसीपी मेंगड़े साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, पकड़ा गया आरोपी कौन था, उसके पास से कितने वेपन बरामद हुए? ये पकड़ा हुआ ये रिकॉर्ड का गुनहगार है, जो गुजरात का है, सूरत का, जिसका नाम सुरेंद्र कुमार राजमणि शुक्ला करके है, जो सूरत का रहने वाला है। 2012 में न्यू मुंबई में एक बड़ी मर्डर मिस्ट्री हुई थी फार्म हाउस पे, जहाँ से 4 मर्डर हुए थे उस ऑफेंस में, और दूसरा एक ऑफेंस था जिसमें वेपन सप्लाई का आर्म्स एक्ट का था। ये 2 ऑफेंस में वो न्यू बॉम्बे में था। वो मर्डर केस में वो अरेस्ट था। कुछ महीने पहले वो अभी छूट गया था और फिर वो वेपन सप्लाई के बिजनेस में लगा हुआ था। तो पता चलने के बाद हमारा जो फर्जी कस्टमर है उसके साथ कॉन्टैक्ट हुआ और उसने बोला कि मैं आपको कुछ वेपन्स दे दूंगा। तो उसने उसको पनवेल में बुलाया था। बाद में उसने 2-3 जगह उसको घुमाया, इधर आओ करके। लास्ट में वो बोला कि आप खांडेश्वर पुलिस स्टेशन में आ जाइए, रेलवे स्टेशन आ जाए। रेलवे स्टेशन आने के बाद बोला कि वो पीछे जो पार्किंग इलाका है, जहां आप देख रहे हैं खाली सुनसान जगह है, यहाँ उसको लेके आया। उसका पीछा क्राइम ब्रांच की पुलिस कर्मचारी और अधिकारी कर रहे थे। कुछ भेष बदल के भी हमारे लोग थे। तो आप देख रहे हैं कि सप्लायर और जो परचेस करने वाला है, दोनों के अलावा अगर 4-6 लोग आए तो पता चलता है कि ये कोई तो अलग लोग है। उसको डाउट आ गया क्योंकि वो रिकॉर्ड वाला क्रिमिनल है। तो जैसे उसे पता चला कि अपना पीछा हो रहा है तो तुरंत उसने अपने पॉकेट से अपना पिस्टल निकाला और एपीआई शिंदे और जो कर्मचारी थे उनकी तरफ उसने एम लिया।
ट्रिगर पे हाथ लगाया तो उंगली डाला तो उसको शिंदे को पता चला कि अब ये अपने ऊपर फायर करेगा, तो तुरंत उसने अपना खुद का पिस्टल निकाला, उसकी तरफ से पाव की तरफ 2 राउंड फायर किए और हमारे बाकी आलाइदा दूसरे 2 कर्मचारियों ने उसको झपट लिया, कब्जे में लिया। उसको कोई इंजरी नहीं हुई, लेकिन उसके पास 3 वेपन्स मिले हैं। एक पिस्टल है, अच्छा मेक का है, और दूसरे 2 देशी बनावट के वेपन्स है और 6 राउंड्स उसके पास से मिले हैं। तो अभी आपने देखा कि पुलिस विभाग के आला अधिकारी जो थे उन्होंने बताया कि किस तरह से आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये पुलिस के सारे जवान हैं जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। ये आप देख सकते हैं जिन्होंने फायरिंग की थी और इनके साथ जितने भी अधिकारी हैं बड़े ही जाबाजी के साथ आरोपियों को पकड़ने में कामयाब है। नवी मुंबई अगर पुलिस की बात की जाए तो इस तरह के हादसे बहुत कम होते हैं, लेकिन जो हादसे हुए हैं काफी काबिल तारीफ थी जो पुलिस ने कामयाबी हासिल कर ली, और इसमें पुलिस को वाकई एक शाबाशी देने वाली बात है। हम जानना अब ये देखने की बात होगी कि पुलिस अधिकारी उन अधिकारियों को जिन्होंने अपने जान को जोखिम में डालकर आरोपी को पकड़ लिया, क्या कुछ इनाम देते हैं क्या नहीं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ मैं गोपाल शाह, लेमन न्यूज, नवी मुंबई। मुंबई के बोरीवली इलाके में सीमा जयप्रकाश पाताड़े नाम की एक 46 वर्षीय महिला की उस वक्त हत्या कर दी गई जब सीमा अपने फ्लैट पर अकेली थी। हैरानी की बात यह है कि बड़ी ही आसानी से हत्यारे ने सीमा को मौत के घाट उतार दिए और फरार हो गए। इस हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद हत्या करने वाले शख्स ने सीमा के घर से तकरीबन 3 लाख तक के सोने के गहने भी लूट लिए और उसे गायब कर दिया। उस महिला का नाम है सीमा जयप्रकाश पाताड़े। उसकी उम्र है 46 ईयर्स। वो उसके पति और लड़की के साथ इधर रहती है बोरीवली पुलिस स्टेशन के हद में। उसका एड्रेस है कृष्णा क्लासिक सोसाइटी, रूम नंबर 1104 AV, बाबई नाका, राम मंदिर रोड, बोरीवली वेस्ट। उसके पति गणपति त्यौहार के कारण उसके गांव मालूम गए हैं और वो औरत उसके लड़की के साथ रहती है। लड़की आज सुबह क्लास को 8:45 बजे गई। जब क्लास से वापस आए शाम को 4:30 बजे, तो उसकी माँ घर में देहांत हो चुकी थी। उसके नाक से खून आ रहा था। उसके बाद उन्होंने आजू बाजू के सोसाइटी में जो रहने वाले उसके आजू बाजू के लोग हैं उन्हें सब हकीकत बताई। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।